नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 3। 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो जा कर के चैनल पर देख सकते हैं। वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दिया जाएगा, आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। जो टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिंदी पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम्स में संधि और संधि विच्छेद से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ये एग्ज़ाम चाहे आप यूपीएसएससी का देख लीजिए, पीसीएस का देख लीजिए, या पेट का देख लीजिए, सेट का देख लीजिए, या जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनमें हिंदी आती है, उन एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से संधि और संधि विच्छेद टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी है आपकी इस क्लास के रिगार्डिंग या किसी भी अन्य टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कमेंट आपके ज़रूर देखूंगी और आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। चलिए, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं संधि और संधि विच्छेद क्या होता है, संयोग क्या होता है, संधि के कितने भेद हैं। और संधि के हमने बताया था आपको 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अभी हमारी स्वर संधि चल रही है और स्वर संधि की हम 2 क्लास कर चुके हैं। कुछ नियम थे जो हम आपको बता चुके हैं। स्वर संधि के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता के चलूँ तो 2 स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। यानी जब 2 शब्द एक दूसरे के साथ में जोड़े जाते हैं तो पहले शब्द का जो अंत होता है और दूसरे शब्द का प्रारंभ, इस अंत और प्रारंभ को जब जोड़ा जाता है तो एक ध्वनि का विकार उत्पन्न होता है। और ये जो विकार है वही क्या है, हमारी संधि होती है। और यही विकार अगर 2 स्वरों के पास में आने से होता है तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के मैंने आपको 5 भेद बताए थे: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये हम पहले की जो भी क्लासेस हैं उनमें कर चुके हैं। दीर्घ संधि हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। आज की जो क्लास है वो रहने वाली है गुण स्वर संधि से रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, नियम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियम ही आपको बताएंगे कि संधि और संधि विच्छेद में क्या अंतर होता है और संधि विच्छेद किस तरीके से किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में ए और ओ को गुण स्वर कहा जाता है। अतः जिस भी संधि का परिणाम ए और ओ गुण स्वर होता है उसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात संस्कृत व्याकरण में जो ए का, जिसको आप एडी बोलते हैं, ठीक है, जो बचपन में आपने पढ़ा होगा, और ओ की जो ध्वनि है उनको गुण स्वर कहा जाता है। और जिस संधि में ये ए और ओ गुण आ जाते हैं उसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। गुण स्वर संधि में 2 अलग अलग स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच में संधि होती है और उसका परिणाम ये होता है कि मिलाने वाले जो 2 स्वर होते हैं उनसे भिन्न गुण वाला एक नया स्वर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसे गुण स्वर संधि कहा जाता है। अर्थात गुण स्वर संधि में 2 भिन्न भिन्न स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वरों के बीच में संधि होती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मिलाने वाले 2 स्वरों से भिन्न गुण वाला एक नया स्वर उत्पन्न हो जाता है। जैसे इसके हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। यदि ए और आ जो ध्वनियाँ हैं इसके बाद में ई और ऐ ध्वनि आ जाए तो वो ए स्वर में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही यदि ए और आ ध्वनि के बाद में उ या औ स्वर ध्वनि आ जाए तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। और अ और आ के बाद में यदि री आ जाए तो वह अर में परिवर्तित हो जाता है। ये कुछ नियम हैं जो गुण स्वर संधि के हैं। यानी ए और आ के बाद में अगर आपको ई, जो ह्रस्व स्वर में ध्वनि है या दीर्घ स्वर में जो ध्वनि है वो आ जाती हैं तो ये ए में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि अ और आ के बाद में उ या औ ध्वनि यानी ह्रस्व स्वर ध्वनि या दीर्घ स्वर उ की ध्वनि आ जाए तो वो ओ में परिवर्तित हो जाएगी। इसी तरह से ए और आ के बाद में यदि री आ जाता है तो वह अर ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इसको एक डायग्राम की मदद से हम देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक डायग्राम मैंने आप लोगों के समझ के हिसाब से दिया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है जब ए और आ में ई और ऐ ध्वनि जोड़ी जाती है तो ये परिवर्तित हो जाएगा ए ध्वनि में, ठीक है।
इसी तरीके से जब ए और आ ध्वनि में ऊ और या औद जोड़ा जाएगा तो ये ओ ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा। और ठीक इसी तरीके से जब ए और आ ध्वनि में री जोड़ा जाता है तो ये अर ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखने से आपको याद हो जाना चाहिए कि किस तरीके से ध्वनि परिवर्तित हो रहा है। इसको अगर आसान भाषा में समझाऊं तो ए के बाद में यदि ई ध्वनि आ जाती है तो भी ये ए में परिवर्तित होगा, और ए के बाद में अगर ई बड़ी ई, ठीक है, जो ध्वनि आ जाती है तब भी ये ए में परिवर्तित होगा। आ के बाद में ई अगर आ जाए तब भी ये ए में परिवर्तित होगा, और आ के बाद में अगर दीर्घ स्वर में ई आ जाए तब भी ये ए ध्वनि में परिवर्तित होगा। यानी ए या आ दोनों ध्वनियाँ, उसके बाद में ई ध्वनियाँ ह्रस्व या दीर्घ, ये दोनों आने से वो ध्वनि एक ही ध्वनि में परिवर्तित होगी और वो ध्वनि होगी ए ध्वनि। इसी तरीके से हम देखते हैं आगे, जब ए या आ के बाद में ऊ ध्वनि आती है, अर्थात ए जमा में ऊ हम करेंगे तो वो ओ ध्वनि में परिवर्तित होगा, और आ के बाद में अगर दीर्घ स्वर ध्वनि औ आ जाता है तब भी वो ओ में परिवर्तित होगा। आ के बाद में अगर ऊ ध्वनि आती है तो आ जमा ऊ ये ओ बन जाएगा, और आ के बाद में अगर दीर्घ स्वर ध्वनि औ आ जाती है तब भी वो ओ में परिवर्तित होगा। आ के बाद में अगर री ध्वनि आती है तो वह अर में परिवर्तित होगा, और आ जमा री अगर होता है तब भी वो अर ध्वनि में परिवर्तित होगा। ये कुछ नियम हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ऐसे याद रखने में हो सकता है आपको कुछ डिफ़िकल्टी हो, ठीक है, कठिनाई आए, तो इसके लिए मैंने एक आप लोगों के लिए किया है। इन सभी नियमों के साथ में मैंने कुछ उदाहरण आप लोगों के लिए रखे हैं। उन उदाहरणों के जरिए आप बहुत अच्छे से इस नियम को भी समझ सकते हैं और गुण स्वर संधि या जितने भी संधियाँ हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके। जैसे ए और ई जो ध्वनियाँ हैं जब मिलाई जाती हैं तो ये ए ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। गुण स्वर संधि का पहला ही ये नियम है। दरअसल जब जीभ को ए और आ के बाद में ई या ऐ उच्चारित करना पड़ता है तो ए और आ और ई और ऐ के बीच में पड़ने के कारण ये ए उच्चारित करती है। इसी प्रकार से जो प्रियतन जो होता है ए और आ खुले हुए होठ होते हैं, विवर्त स्वर होता है इसमें। जब ये ऊ और औ गोल होठों के साथ में जब इसको उच्चारण किया जाता है तो जो एक व्रत बनता है चेहरे के साथ में, तो आ और ऊ मिलकर के ओ, यानी कुछ कम गोल होठ होंगे इसमें उच्चारित करते समय पे, ठीक है। इसी प्रकार से जब उच्चारण हम री के साथ में करते हैं तो ये आ और आ ध्वनि री से जोड़ जाते हैं तो री स्वर तो रे व्यंजन में बदल जाता है, ठीक है। तो ये सब जीभ के उच्चारण की वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। अंत्य और इष्टि। अंत्य यहाँ पे ए ध्वनि है, ई इष्टि, ठीक है, यहाँ पे ई ध्वनि, जब इनको जोड़ा जाता है तो ए ध्वनि अंत्येष्टि बन जाता है। अल्प अ इच्छा ई, अल्प इच्छा, तो यहाँ पे अल्प इच्छा नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंत में आ का ए बोला जाएगा, ठीक है, अल्पेच हो जाता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा। यहाँ अल्प इच्छा है तो अल्प इच्छा ना होकर ये अल्पेच हो जाएगा, और आ का जो है यहाँ पे ए बन जाएगा। ये थोड़ा महत्वपूर्ण था इसीलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके का जब एग्जाम्पल कोई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कुछ अपवाद भी होते हैं जहाँ पे यहाँ अंतिम अक्षर का लोप हो जाता है या अंतिम जो मात्रा है वहाँ उसका लोप दिखाई देता है। इत्र ध्वनि है लास्ट में, और जब इत्र जोड़ा जाता है तो अ और ई बन के इत्रेत्र हो जाता है। और कर्म अध्वनि है, इंद्रिय में ई ध्वनि है तो कर्म और इंद्रिय बन के कर्मेंद्रिय हो जाता है। पर अध्वनि है इसिति ई, तो अ और ई बन करके प्रेसिति हो जाता है, यानी पाने वाला। गज और इंद्र बन के गजेंद्र बन जाते हैं। घ्राण और इंद्रिय, घ्राण अ इंद्रिय ई, तो घ्राणेन्द्रिय बन जाता है। जित इंद्रिय जितेंद्रिय बन जाता है। देव अध्वनि है लास्ट में, और इंद्र में ई ध्वनि तो बन गया देवेंद्र। न और इति बन करके नेति बन गया। वाच और इत्र अ, ठीक है,
वाच और इत्र जब जोड़ा तो वाचेत्र बन गया, विवाह और इत्र बना तो विवाहेत्र, और शब्द जमा में इत्र हमने किया तो शब्देत्र। अब दूसरा इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ए के बाद में बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर ध्वनि आ जाए तब भी ये ए में ही परिवर्तित होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अंक जमा इक्षण, ठीक है, अंक और इक्षण जब हम करते हैं तो ये बन जाता है अंकेक्षण। अप और इक्षा, अप में अह ध्वनि और इक्षा में यहाँ पे दीर्घ स्वर ध्वनि है ई की तो अपेक्षा। उप इक्षा उपेक्षा, नर ईस नरेश, परम ईश्वर परमेश्वर, पर इक्षक पर और इक्षक में बड़ी ध्वनि तो ए बन जाएगा प्रेक्षक दर्शक। योग जमा ईश्वर योगेश्वर, सर्व और ईश्वर बन के सर्वेश्वर बन जाता है। सिद्ध और ईश्वरी, यहाँ पे क्या है अध्वनि और यहाँ पे ई ध्वनि सिद्धेश्वरी। स्व ईरणी, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, स्व ईरणी जो शब्द है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है स्वैरिणी हो जाता है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो दो मात्राएं दिखाई देंगी आपको, इसकी ये अपवाद है एक नदी और स्वेच्छारिणी यानी स्त्री के लिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ये अ और ई ए न होकर के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं अ मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस है कि ए और ई यहाँ पे ए न बन करके अ की जो एनक है स्वय में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये थोड़ा अपवाद है, इसलिए कुछ अपवाद है मैंने जो लिख रखे हैं इनको आप थोड़ा ध्यान से ज़रूर देखें। इसको आप चाहेंगे तो मैं अलग पेन से अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। स्वरणी, ठीक है, यानी सव के स्थान पर वो हो गया है स्वे। और यहाँ पे एक मैंने आप लोगों को बताया था अल्प इच्छा तो अल्पेच्छ हो जाता है, यहाँ अंतिम जो मात्रा है उसका लोप दिखाई देता है। इसके बाद में हम देखते हैं हर्षिक, ठीक है, हर्षिक यानी इंद्रिय और इस तो हर्षिकेश बन गया विष्णु जी के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं आ में जो दीर्घ स्वर ध्वनि है आ, उसमें ई अगर जोड़ा जाएगा तब भी ए रहेगा तो महा और इंद्र जब जोड़ा महेंद्र, यथा इच्छा यथेच, यहाँ पे भी आ का ए में बदल जाता है और ये भी एक अपवाद है। यथा और इष्ट बन के यथेष्ट हो जाता है। रसना और इंद्रिय आ और ई मिलकर के ए बन जाता है रसनेन्द्रिय। सुधा और जमा इंदु जब हम जोड़ेंगे सुधेंदु बन जाएगा। अब दूसरा नियम देख लेते हैं कि दोनों ही अगर दीर्घ ध्वनियाँ हैं आ और ई अगर दोनों ध्वनियाँ हैं तो ये ए में बन जाता है, ठीक है। जैसे गुड़ाक्का यानी नींद प्लस ईश, गुड़ाकेश शिव के लिए प्रयोग किया गया है और अर्जुन के लिए भी है ये शब्द। महा और ईश्वर को जब जोड़ा जाता है तो महेश बन जाता है महेश्वर बन जाता है, ठीक है। रमा और ईश बन करके रमेश बन जाता है और अर्राका और ईश बन के राकेश बन जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जब दो अलग अलग ध्वनियों को एक साथ जोड़ा जाता है। पिछली जो संधि थी वो अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें क्या था, ए के बाद में अगर आ होंगी तो वो दीर्घ में ही जाएंगी, ई के बाद में अगर ई या बड़ी ई आ जाती है तब भी वो किस में जाएंगी बड़ी ई में जाएंगी। ऊ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ हो और उसके बाद में ऊ जोड़ दिया जाए तो वो भी किस में जाएगा बड़े ऊ में जाएंगे। ये कुछ नियम थे जो दीर्घ स्वर ध्वनि के हमने पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे नियम परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे एक ही स्वर के दीर्घ या ह्रस्व स्वर नहीं है बल्कि अलग अलग हैं ये। और जैसे यहाँ पे ध्वनियाँ जो हैं वो अ और आ के बाद में, ठीक है, यदि ई और ई या फिर आई हो जाता है तब परिवर्तन होगा ये ए में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ये गुण स्वर संधि का नियम है, इसे आप ज़रूर याद रखें, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं क्या है अगला जो नियम है हमारा, ए के बाद में अगर ऊ ध्वनि आ जाती है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाती है। तो अंत्य और उदय मिलकर के क्या बन गया अंत्योदय। यहाँ अंत का जो प्रत्यय है ए, अंत के यह प्रत्यय हैं यहाँ पे अंत्योदय। अन्य प्लस उधर बनकर के यहाँ से बन गया अन्योदर, अन्य अन्यान्य, ठीक है। अन्य ने भी दो शब्दों से जोड़कर बना अन्य और अन्य को जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे भी यह ध्वनि है और यहाँ पे भी यह ध्वनि है जिसकी वजह से अन्यान्य बन जाता है ये। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं अगर अन्यान्य में उपाय जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर अंत में ए ध्वनि है और यहाँ पे ऊ ध्वनि है और ए और ऊ को जब जोड़ा जाता है तो ये ओ ध्वनि में परिवर्तित हो जाएगा और ये बन जाएगा अन्यान्यो उपाय। इसके बाद हम देखते हैं अवनत उदर। अवनत में ए ध्वनि है, उदर में ऊ ध्वनि है। जब ए और ऊ को जोड़ा तो त और ऊ
अवनतोदर बन जाता है। ठीक है, यानी पेट का जो नीचे वाला हिस्सा है तो ये शब्द बन जाता है अवनतोदर। अवसर यहाँ पे अ ध्वनि है, उचित उ ध्वनि है, अ और उ मिलके अवसरोचित बना देते हैं। आत्म और उत्सर्ग अ और उ मिलके ओ बनाएंगे और आत्म उत्सर्ग जो शब्द है वो बन जाएगा आत्मोत्सर्ग। उत्सर्ग का ये यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है, उद और प्लस सर्ग, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आद उपांत, आद अ ध्वनि है, उपांत में उ ध्वनि शुरू में मिल करके बनाते हैं आधोपांत। ठीक है, यहाँ पे यह प्रत्यय लगाया गया है। प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होते हैं किसी शब्द के शुरू में लग करके या आरंभ में लगकर जो अर्थ परिवर्तन करते हैं वो उपसर्ग होते हैं, और किसी शब्द के अंत में जुड़ करके जो शब्द में परिवर्तन करते हैं वो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, तो आदि में यह प्रत्यय अगर लगाए तो आद्य बन जाता है, अर्थात शुरू करने वाला। आनंद और उत्सर्ग, उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष में यहाँ पे अ और उ ध्वनियाँ हैं तो ये मिल जाते हैं आनंद और उत्कर्ष। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं कुछ और इसके उदाहरण। धन जमा में उपार्जन अ और उ मिलकर के धनोपार्जन। धीर उद्धात अ धीरोद्धात यानी उच्च मूल्यों वाला। धीर और उद्दत, उद्दत हम देखा ये अलग है, इसको हम बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे अ और उ मिलकर धीरोद्दत बन जाता है यानी उद्दंड। नव नया मतलब अ ध्वनि है यहाँ पे उत्पल। ठीक है, कमल के लिए है तो नवोत्पल। नव और उदय मिलकर के अ और उ मिलकर नवोदय। नील और उत्पल मिलकर के नीलोत्पल। पदोन्नति, ठीक है, ये बन जाता पदोन्नति। पर उपकार, परोपकार। पश्चिम उत्तर, पश्चिमोत्तर। पुरुष और उचित, पुरुषोचित। पुरुष और उत्तम, पुरुषोत्तम। पुष्ण जमा उद्यान, पुष्णोद्यान। भाव जमा उदय, भावोदय। ये कुछ महत्वपूर्ण थी जो आपके इस नियम से संबंधित थे। अब हम अगले नियम पे चलते हैं, जहाँ पे आ और उ की जो ध्वनियाँ हैं वो परिवर्तित हो जाती है ओ ध्वनि में। ठीक है, यानी दीर्घ ध्वनि आ और उ जब जोड़े जाएंगे तो ये ओ में परिवर्तित हो जाती हैं। करुणा और उत्पादक, ये बन गया करुणा उत्पादक। क्षुधा और उत्तेजन मिलकर के क्षुधा उत्तेजन बनाते हैं। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ, ये महोत्सव, ये पूरा शब्द एक है। महा और उत्सव मिलकर के महोत्सव बनाते हैं। ठीक है, महा और उत्सव यहाँ पे शब्द है, अगली लाइन में लिखा गया है महोत्सव। इसके बाद में महा और उदय मिलकर के बनाते हैं महोदय। यथा और उचित बन करके यथोचित। तदोप कुछ शब्द हैं यहाँ पे जो एक अलग तरह से लिखे जाएंगे तो उनको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तदोपरांत, पुनरुत्थान, सदोपदेश। ये जो संधियां हैं ये अशुद्ध हैं क्योंकि ये ऐसे लिखते हैं ना हम, तदोपरांत, पुनरुत्थान, सदोपदेश। इनमें अशुद्धियां हैं क्यों? क्योंकि इन शब्दों में ए और उ की जो संधि है वो न होकर के व्यंजन जमा में उ का संयोग है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। तद और उपरांत, तद में द है और यहाँ पे उ, ये द और उ मिलकर के तदुपरांत होंगे। तद और रूप, तद्रूप होगा। लेकिन अघोष तय के आगे स्वर जो घोष व्यंजन है न के आ जाने से तय व्यंजन द में बदल जाता है। जैसे सत और उपयोग को जब हम जोड़ेंगे तो सदुपयोग हो जाता है। सत और उद्योग को जब हम जोड़ेंगे तो सद यानी तय किस में परिवर्तित हो जाएगा? द में परिवर्तित हो जाएगा। तो सद उद्योग, इस तरह से इनका जो ध्वनि परिवर्तन होगा। ठीक है, क्योंकि व्यंजन और उ का यहाँ पे संयोग है, संधि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो देखो जब हम ऐसे बोलते हैं तद तो यहाँ पे ए ध्वनि है, लेकिन इसके नीचे अगर हलंत लग जाता है तो ये पूरी ध्वनि ना होकर ये व्यंजन ध्वनि है। ठीक है, और जब व्यंजन के बाद में उ हमने लगाया तो व्यंजन और उ मिलकर के जो ध्वनि परिवर्तन होता है वो संयोग है। हमने पहली क्लास में आपको बताया था कि संधि और संयोग में क्या परिवर्तन होता है, क्या डिफरेंस है, सॉरी। तो संधि वहाँ होती है जब ध्वनि परिवर्तन होता है, लेकिन जब दो शब्दों के पास में आने से कोई ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तब वहाँ संयोग होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ नियम। अ और उ में अगर हम जोड़ते हैं, ए और का उ में हम जोड़ करते हैं तब भी ये किस में परिवर्तित होता है? ओ ध्वनि में परिवर्तित होगा। अक्ष अ ध्वनि है। उहनी बड़ा उ की जो ध्वनि है
और ये मिलकर के ओ बन जाते हैं और ये अक्षौणी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये ओ की तो जो मात्रा होती है वो स्त्री से होती है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं औ की मात्रा बन जाती है अक्षौणी, ठीक है, औरत वाली। ये एक अपवाद है, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देखिए। ये PSI का एक एग्ज़ाम था और 2018 में उसमें पूछा गया था, और पटवार का भी एक एग्ज़ाम था या राजस्थान में कोई 2012 में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ अपवाद आपको ज़रूर मिलेंगे, ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में हम देखते हैं जल और उर्मी, ठीक है। जल में ए ध्वनि है और उर्मी में औ ध्वनि है। जब ये दोनों मिलती हैं तो जलोर्मी। नव और उढ़ा अध्वनि और ऊ मिलती हैं तो नवोढ़ा बन जाती है, यानी नव विवाहिता के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद में हम देखते हैं आ और औ मिलकर के भी ओ ध्वनि बनाते हैं, यानी गंगा उर्मी, गंगोर्मी, महा ऊर्जा, मोहोर्जा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला नियम। ए ध्वनि के बाद में अगर री ध्वनि आ जाती है तो ये अर में परिवर्तित होगा। जैसे कणव ऋषि, कणव ऋषि हो जाता है। ब्रह्म ऋषि, ब्रह्म ऋषि हो जाता है। शीत जमा ऋतु, शीत ऋतु, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा नहीं है, शीत ऋतु, एक मिनट, ये ऐसे लिखा जाएगा शीत ऋतु, ठीक है। इस तरीके से इसका उच्चारण भी होगा, शीत ऋतु। थोड़ा पेंसिल में दिक्कत है, ठीक है, शीत ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु का जो है वो हो जाएगा फिर आपका ग्रीष्म, एक मिनट इसको इरेज ही कर देती हूँ, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, ऋतु है तो ये ऐसे हो जाएगा ग्रीष्म ऋतु। अर की जो ध्वनि है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। शीत ऋतु ऐसे लिखा जाएगा। देव और ऋषि, देवर्षि, राजन यहाँ पे मतलब राजा के लिए है या राज, और ऋषि राजर्षि, यहाँ पे नए का लोप आपको दिखाई देगा और सप्त जमा ऋषि हो जाएंगे सप्त ऋषि। ऐसे ही आ ध्वनि के बाद में अगर री ध्वनि आती है तो भी वो अर ध्वनि में परिवर्तित होगी। जैसे महा ऋषि में जब जोड़ेंगे तो महर्षि, अर ध्वनि आएगी बीच में, महर्षि। राजा और ऋषि, राज ऋषि। वर्षा ऋतु, वर्ष ऋतु, ठीक है। तो यहाँ पे अध्वनि, जो आ ध्वनि के बाद में जब री आता है तो ये अर में परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे ही ए के बाद में जब री ध्वनि आती है तब भी ये अर में परिवर्तित हो जाती है। ये थे हमारे गुण स्वर संधि के कुछ नियम। तो आज हमारी दूसरी संधि कंप्लीट हुई। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी हैं वो जाकर के उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जिन लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो वो लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।